गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो प्रीलिम्स बूस्टर का पहला टॉपिक देखते हैं जो कि है चौरी चौरा इंसिडेंट। तो चौरी चौरा इंसिडेंट जो 1922 में हुआ था, तो उसकी जो है 99th एक्चुअली एनिवर्सरी थी ये वाली। लेकिन 2022 में जब हम 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस सेलिब्रेट करेंगे तो इस इंसिडेंट को 100 ईयर्स जो हैं वो पूरे हो जाएंगे। तो उसके लिए हम जो है उसकी सेंटेनरी सेलिब्रेशंस हम मनाना चाहते हैं। तो उसको जो है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने गोरखपुर में अभी इनाग्रेट किया है कि जो उसकी सेंटेनरी सेलिब्रेशंस होंगी हमारे लिए। ठीक है, अब देखते हैं कि ये चौरी चौरा इंसिडेंट हुआ क्या था। अब हुआ क्या कि आपको पता है उस टाइम पर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था 1922 के आसपास, जब रॉलेट एक्ट के अगेंस्ट जो है गांधी जी ने हमारे जो चौरी चौरा जो आई एम सॉरी जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है वो चलाया था। तो जो चौरी चौरा इंसिडेंट में क्या हुआ कि ये जो कुछ एक रिटायर्ड आर्मी के सोल्जर थे, भगवान हीर नाम था उनका, तो वो अपने कुछ जो है वॉलंटियर्स के साथ जो थे वो प्रोटेस्ट कर रहे थे हाई फूड प्राइसेस के अगेंस्ट और लिकर सेल जो कि मार्केट प्लेस में होती है उसके अगेंस्ट वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। फिर क्या हुआ कि बहुत सारे लीडर्स जो थे उनको पुलिस ने उठा लिया, वहाँ से अरेस्ट कर लिया और उनको चौरी चौरा जो पुलिस स्टेशन है वहाँ पर उनको लॉकअप में डाल दिया। फिर जो वहाँ पर जो पुलिस पे स्टेशन में जो लोग जो थे उस अरेस्ट के अगेंस्ट जो है प्रोटेस्ट करने गए और पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। तो फिर उस जो प्रोटेस्ट में जो लोग थे उन्होंने जो वो चौकी थी, जो वो पुलिस चौकी थी जो चौरी चौरा की, उसको आग लगा दी और जो है एक तरह से उसमें जितने भी पुलिसमैन थे जो कि इंडियन थे, वो सब जो स्टाफ था वो मर गया, जल के मर गया। ठीक है, तो इस इंसिडेंट के बाद जो थी नॉन कोऑपरेशन जो मूवमेंट है उसको उसको जो गांधी जी ने विड्रॉ कर लिया था, क्योंकि जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वो नॉन वायलेंस पर चल रही थी, लेकिन अब यहाँ पर वायलेंस हो गया था। तो जो है इसको मूवमेंट को उन्होंने विड्रॉ कर लिया था और 5 डे का फास्ट किया था एज अ पेनेंस फॉर वट एवर हैपन ड्यूरिंग दिस चौरी चौरा इंसिडेंट। ठीक है, और फिर 12 फरवरी 1922 को इंडियन नेशनल कांग्रेस ने जो है फॉर्मल तरीके से नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है डेमोक्रेसी इंडेक्स। तो इंडिया अभी रिसेंटली 53rd पोजीशन पर आया है। 2020 का जो डेमोक्रेसी इंडेक्स निकाला है द इकोनॉमिस्ट मैगजीन का जो है इंटेलिजेंस यूनिट उन्होंने निकाला है, तो उसमें हमारा 53rd रैंक आया है। ठीक है, तो अब ये 2021 में रिपोर्ट रिलीज़ हुई है, लेकिन किस कौन से ईयर की है, पिछले साल की। तो 2020 में इंडिया ने कैसा परफॉर्म किया उसकी रिपोर्ट जो है वो अब 2021 में रिलीज़ हुई है। हमने अपनी नेबरिंग कंट्रीज से तो अच्छा परफॉर्म किया है। हमारा जो लास्ट 2019 के कंपैरिजन में हमारा इस बार जो स्कोर है वो 6.61 आया है, लास्ट टाइम हमारा 6.9 था। हम 2014 में हमारा ये स्कोर 7.92 होता था और अब ये इस बार जो है 6.61 आया। तो और हम पहले 27th पोजीशन पे होते थे और जो है अब हम 53rd पोजीशन पे आ गए डेमोक्रेसी के कंटेक्स्ट में। ठीक है, अब ऑफ कोर्स ये जो जितने भी ये आपको पता है ये इंडेक्स होते हैं, ये मोस्टली जो है पॉलिटिकली मोटिवेटेड होते हैं, तो इस पर ऐसा नहीं है कि देर इज़ अ कंसर्न कि हम इसको कुछ घबराने की ज़रूरत है या कुछ। दीज इंडेक्स जो हैं ये जो इनकी क्रेडिबिलिटी के ऊपर बहुत क्वेश्चनिंग होती है, तो डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अब जो ये नॉर्वे है इसने इस इंडेक्स को टॉप किया है और इस इंडेक्स का नाम क्या है, डेमोक्रेसी इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। ठीक है, तो और आइसलैंड वगैरह इन सब का जो है टॉप 5 रैंक में इनका रैंक आया, फर्स्ट जो है वो नॉर्वे आया। अब ये डेमोक्रेसी जो इंडेक्स है ये 23 कंट्रीज़ को तो कहता है कि फुल डेमोक्रेसीज़ हैं, 52 कंट्रीज़ को कहता है फ्लॉड डेमोक्रेसीज़ हैं, 35 को हाइब्रिड रजीम क्या होते हैं कि ना तो वो ठीक से डेमोक्रेसी हैं और ना ही वो ठीक से अथॉरिटेरियन कंट्री हैं। 57 को वो कह रहा है ओपनली कि वो अथॉरिटेरियन रजीम्स हैं। ठीक है, अब इंडिया को उन्होंने फ्लॉड डेमोक्रेसी की जो है कैटेगरी में डाला है कि अभी इंडिया में जो डेमोक्रेसी है वो फ्लॉड है, उसमें प्रॉब्लम्स हैं। इंडिया का शो इतना पुअर क्यों हुआ है, क्योंकि इंडिया में डेमोक्रेटिक बैकस्लाइडिंग हुई है। क्यों? क्योंकि सिविल लिबर्टीज़ के ऊपर कुछ इश्यूज़ आए हैं, जैसे जब हमारा कश्मीर का इशू हुआ था तो हमने वहाँ पर इंटरनेट शट डाउन किए थे। लास्ट ईयर जो हमारे CAA के अगेंस्ट जो राइट्स वगैरह हुए हैं, तो उस सारी चीज़ों को भी इसने अपने इंडेक्स में कवर करके एक तरह से स्कोर इंडिया को कम दिया है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है हाउ बर्मा बिकेम म्यांमार। तो आपको पता है ना, म्यांमार का ओरिजिनली जो नाम था वो बर्मा था, तो वो ब्रिटिश टेरिटरी थी। ब्रिटेन ने उसको पहले तो इंडिया के साथ ही जो है
19th सेंचुरी में जब उन्होंने उसको अनेक्स किया था बर्मा को, उन्होंने उसको इंडिया का ही पार्ट बना दिया था, एक प्रोविंस की तरह से, ठीक है। फिर 1937 में उसको सेपरेट कर दिया था इंडिया से और एक सेपरेट कॉलोनी बन गई थी। 1948 में वो आज़ाद हो गया। 1962 में पहला मिलिट्री कू हुआ वहाँ पे। उसके बाद बहुत ज़्यादा नाम चेंज हुए हैं इसके। फिर 1988 में आके जब मिलिट्री कू जो हुआ था, उस मिलिट्री कू के टाइम पर इसका नाम हो गया म्यांमार, ठीक है। उन्होंने रंगून जो सिटी है उसका नाम भी चेंज करके यंगोन कर दिया था। और उसके बाद 2005 में तो कैपिटल ही चेंज करके उन्होंने नाइपी दो बना दी थी, ठीक है। अब ये नेम चेंज इतना कंट्रोवर्शियल क्यों है? क्योंकि मिलिट्री कहती है कि हमने नाम म्यांमार इसलिए किया है क्योंकि हम कॉलोनियल पास्ट पे हमारा जो नाम बर्मा था वो हम नहीं रखना चाहते, हम कॉलोनियल पास्ट से आगे बढ़ना चाहते हैं। लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि जो बर्मीज़ लैंग्वेज है उसमें म्यांमार और बर्मा का सेम ही मतलब होता है। म्यांमार सिर्फ एक फॉर्मल वे है बर्मा को कहने की, ठीक है। सिमिलरली रंगून को भी जो यंगून किया है वो भी जो है बर्मीज़ लैंग्वेज में सेम ही मतलब है उसका। और जो है रंगून जो है वो जो यंगून है वो एक तरह से बस एक फॉर्मल वे है और उसका कोई ख़ास चेंज मतलब मीनिंग नहीं है उसका कुछ ख़ास चेंज करने का, ठीक है। अब जो है म्यांमार को कुछ कंट्रीज़ बर्मा कहती हैं, कुछ कंट्रीज़ जो है म्यांमार कहती हैं। तो जो कंट्रीज़ तो म्यांमार की मिलिट्री के साथ एंगेज कर लेती हैं थोड़ा बहुत, वो म्यांमार वर्ड को एक्सेप्ट कर लेती हैं, ठीक है। लेकिन यूएस कभी भी जो है म्यांमार को म्यांमार नहीं कहता, वो कहता है कि ये बर्मा है, ठीक है। तो यूएस ने जो अभी रिसेंटली जो कू हुआ है उसमें भी जब स्टेटमेंट इशू की प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने, तो उन्होंने जो बर्मा वर्ड को यूज़ किया, ठीक है। जो जो कंट्रीज़ जो हैं जब जैसे 2016 में जब ये ऑन्ग सान सू ची जब जो हमारी जो इनके ऑन्ग सान सू जी है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की पार्टी की जो है हेड हैं, वो जब उनकी गवर्नमेंट आई तब जो है बहुत सारी कंट्रीज़ ने रिकॉग्नाइज़ किया कि यस हम अब बर्मा को म्यांमार कहने के लिए तैयार हैं क्योंकि जो है ऑन्ग सान सू ची जो है उनकी गवर्नमेंट ने भी कहा है कि यस दे आर ओके विद दिस नेम, ठीक है। तो फिर एक तरह से उन्होंने कहा कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने जब कह दिया है कि इस कंट्री का नाम म्यांमार है तो हम इस कंट्री को म्यांमार कहने को तैयार हैं, ठीक है। लेकिन जो यूएस है वो एडमेंट है, वो इसको बर्मा ही कहता है, अभी भी बर्मा ही कहता है, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है शिप रिसाइकलिंग इन अलांग। तो अभी रिसेंटली जो हमारे बजट में यूनियन बजट में जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है कि शिप रिसाइकलिंग जो इंडस्ट्री है उसको हम 2024 तक उसकी कैपेसिटी को हम डबल करना चाहते हैं, ठीक है। और यूरोप और जापान से हम ज़्यादा चाहते हैं कि वहाँ से ज़्यादा शिप्स जो है वो रिसाइकल होने इंडिया में आए, ठीक है। तो स्पेसिफिकली यूरोप और जापान को ही क्यों उन्होंने जो है बोला है, क्यों टारगेट किया है, आगे हम देखते हैं अभी इसमें। जो अलांग है गुजरात में भावनगर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये। तो ये वर्ल्ड के जो सबसे टॉप के जो सबसे बड़े शिप यार्ड्स हैं जहाँ पर जो है शिप की रिसाइकलिंग होती है वो उनमें से एक है, ठीक है। और ये एक तरह से 10 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट पे ये पड़ता है पूरा और यहाँ पर 153 प्लॉट्स हैं जहाँ पर शिप की रिसाइकलिंग होती है। 2011 और 12 में 415 शिप्स की रिसाइकलिंग हुई थी यहाँ पे एक तरह से। और उस टाइम पर इन्होंने फुल कैपेसिटी पे अपने काम किया था। उसके बाद से धीरे 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 जो है वो इनकी कैपेसिटी कम होने लग गई और यूरोप और जापान की जो है उन्होंने क्या किया, क्योंकि जो उन्होंने यहाँ पर अपने शिप्स जो रिसाइकलिंग के लिए जो भेजते थे उनको भेजना बंद कर दिया और बहुत कम कर दिया खासकर, ठीक है। क्यों किया? क्योंकि वो कहते हैं कि जो यहाँ के जो यार्ड्स हैं उनकी जो स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स हैं हमारी जो वो पूरी नहीं होती हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की और जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो यहाँ पर जो है वो पूरी नहीं होती हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ पर भेजना बंद कर दिया है, ठीक है। इसीलिए जो है यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने बोला है कि हम इन्हीं की शिप्स को यहाँ पर बुलाने के लिए, यहाँ पर रिसाइकलिंग करवाने के लिए हम इसकी कैपेसिटी को बढ़ाएंगे और जो है स्टैंडर्ड इसका हम बढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये इसलिए न्यूज़ में था। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है ड्राफ्ट नेशनल रेल प्लान। तो अभी जो ड्राफ्ट नेशनल रेल प्लान दिसंबर में गवर्नमेंट ने निकाला था तो उसको ही जो है पार्लियामेंट में उन्होंने बोला है कि दे आर वर्किंग टुवर्ड्स इट और इसको हाँ वो बहुत जल्दी जो है नेशनल रेल प्लान को मंजूरी दे देंगे और इसको पब्लिक डोमेन में उन्होंने रख दिया है, ठीक है। अब ये नेशनल रेल प्लान जो है वो है क्या? वो पूरा का पूरा एक तरह से ओवरहॉल करना चाहता है रेलवेज़ को, इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके बिजनेस से लेके फाइनेंशियल प्लानिंग तक की रेलवेज़ की उन सबको वो डील कर रहा है। वो कह रहे हैं रेल प्लान में कहा जा रहा है कि जो रेलवेज़ का शेयर है करंटली जो फ्रेट क्या होता है जो
गुड्स वगैरह का जो हमारा जो एक तरह से ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, जो फ्रेट्स का बिज़नेस है, तो उसमें जो लॉजिस्टिक्स का और फ्रेट्स का जो बिज़नेस है, उसमें हम जो अभी सिर्फ रेलवेज़ का 27% शेयर है, जो जैसे रोडवेज़ का ज़्यादा है, फिर शिप का ज़्यादा है या एयर का ज़्यादा है, लेकिन जो रेलवेज़ का शेयर जो है वो 27% है, उसको बढ़ा के हम 45% करना चाहते हैं बाय 2030 तक, ठीक है। फिर जो है जो हमारी जो फ्रेट ट्रेन्स होती हैं उनकी स्पीड जो 22 किलोमीटर पर आवर है, उसको बढ़ाकर हम एवरेज स्पीड को 50 किलोमीटर पर आवर तक करना चाहते हैं, क्योंकि हम अब ये होता यही है, क्योंकि उनकी स्पीड कम होती है तो जो कार्गो है वो लेट हो जाता है, तो इसलिए जो लोग हैं वो प्रेफर नहीं करते रेलवेज़ को एज मोड ऑफ फ्रेट ट्रांसफ़र। तो वो इसलिए कह रहे हैं कि हम एवरेज स्पीड बढ़ाएंगे ताकि जो है इसमें स्पीड जो है लोग इसको प्रेफर करना शुरू करें, ठीक है। फिर वो कह रहे हैं रेल ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट को भी हम बाय 30% कम करना चाहते हैं। और इसमें क्या है, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन, मल्टी ट्रैकिंग ऑफ कंजेस्टेड रूट्स, अपग्रेडेशन ऑफ स्पीड, ये सारे जो है और इन्होंने गोल्स रखे हैं विजन 2024 में। और प्रोजेक्ट्स कौन कौन से जो हैं वो इसके अंदर एनविजन किए गए हैं, आपको पता ही है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स हैं हमारे, ईस्ट कोस्ट, ईस्ट वेस्ट, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, फिर हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जिसमें बुलेट ट्रेन वगैरह चलाने की बात हो रही है, फिर दिल्ली वाराणसी जो हाई स्पीड रेल जो है वो भी अभी अंडर सर्वे है, यहाँ पर भी बुलेट ट्रेन चलाने की बात हो रही है, ठीक है। 100% इलेक्ट्रिफिकेशन बाय 2023 तक ये कंप्लीट करेंगे, और इंक्रीज़ करना चाहते हैं ट्रैफिक को बाय 2030 तक, और उसके बाद 2050 तक। तो 2050 तक का एक तरह से इनका विजन का प्लान है। फिर वो कह रहे हैं न्यू स्ट्रीम्स ऑफ फाइनेंस को एक्सप्लोर करेंगे, ताकि हमारे जो फाइनेंसिंग के मॉडल्स हैं उसको हम ज़्यादा जो है ऑल्टरनेट स्ट्रीम्स देख सकें, सिर्फ हम पीपीपी को ही नहीं देखेंगे, पीपीपी भी देखेंगे, बट और भी जो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अलावा भी जो हमारे और मॉडल्स हैं फाइनेंसिंग के, उन सबको हम एक्सप्लोर करेंगे, ठीक है। अब ये प्लान कहता है कि इनिशियली तो हम कैपिटल इन्वेस्टमेंट लगाएंगे 2030 तक, फिर उसके बाद उन्होंने सोचा है कि 2030 के बाद जो है रेलवेज़ है वो रेवेन्यू सरप्लस जनरेट करना शुरू कर चुका होगा, और वो अपने आप को खुद ही फाइनेंस कर लेगा, गवर्नमेंट से बजट लेने की ज़रूरत कम पड़ेगी, ठीक है, या फिर पड़ेगी नहीं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना। पहले तो ये योजना के बारे में देख लेते हैं। ये एक वेलफेयर मेजर है जो कि एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ने 2018 में निकाला था। इनिशियली तो इसको सिर्फ 2 साल के लिए निकाला गया था, लेकिन इसको अब एक्सटेंड भी कर दिया है, ठीक है। इसमें होता क्या है कि जो अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड हो जाता है, जो कि एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन में उसका इंश्योर्ड पर्सन है, उस ESIC एक्ट के अंदर जो इंश्योरेंस के अंदर जो इंश्योर्ड पर्सन है, अगर वो एक तरह से अनएम्प्लॉयड हो जाता है, तो उसको अगले 90 दिन तक, मतलब 3 महीने तक, उसकी जो एवरेज अर्निंग थी, उसका जो मतलब लास्ट जॉब से जो उसकी एवरेज अर्निंग हो रही थी, उसका 50% तक मैक्सिमम, ठीक है, उतना तक उसको जो है वो पैसा मिलेगा 3 महीने तक, जब तक वो, मतलब ये 3 महीने का क्यों दे रहे हैं, ताकि वो 3 महीने के अंदर कोई और जॉब ढूंढ ले, तो एक तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दे रहे हैं उसको अनएम्प्लॉयमेंट एक तरह से इंश्योरेंस जो है वो बेनिफिट दे रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या हो रहा है, ESIC को दिखा कि कुछ जो एम्प्लॉयर्स हैं, समझ लो जो आपके जो कंपनीज़ हैं, वो क्या करती थी कि जो है अपने जो एम्प्लॉय को निकाल दिया है जिसको, उसको अपने रोल से नहीं निकालती थी, ठीक है। तो मतलब कि वो नौकरी से तो निकल गया है, लेकिन उसको रोल से उन्होंने अभी तक मार्क करके निकाला नहीं है, ज़ीरो, आई मीन एक तरह से उसको हटाया नहीं है। तो फिर क्या होता था कि जो वो एम्प्लॉई है उसको ये वाले उसके बेनिफिट्स ही नहीं मिल पाते थे, ठीक है। तो फिर उनको जो एलिजिबल हैं वो बेनिफिट्स लेने के लिए, लेकिन वो बेनिफिट्स इसलिए नहीं ले पा रहे हैं क्योंकि जो कंपनी के रजिस्टर हैं उसमें तो दिख रहा है कि वो एम्प्लॉयड है, लेकिन असल में वो एम्प्लॉयड नहीं है, ठीक है। तो ESIC ने इसका एक सोल्यूशन निकाला है। उन्होंने कहा है कि जो पिछले कुछ टाइम में हम ये देखेंगे कि अब इसमें क्या होता है कि अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना में कि एम्प्लॉयर कुछ जो है वो पैसा देता है, एम्प्लॉय कुछ कंट्रीब्यूशन करता होता है, उसी के बेसिस पे ये जो है जब कोई जो बेनिफिशियरी जब वो अनएम्प्लॉयड होता है तो उसको पैसा मिलता है, ठीक है। तो ESIC कह रहा है कि हम देखेंगे कि जो क्लेम कर रहे हैं कि हमारे को बेनिफिट्स नहीं मिले पिछले कुछ टाइम से, तो हम ये देखेंगे कि वो ऑन रोल थे। तो अगर तो वो ऑन रोल थे और उसमें उनकी उस टाइम पे अगर वो ऑन रोल थे लेकिन वो असल में जॉब नहीं कर रहे थे, तो उनके जो एम्प्लॉयर हैं उन्होंने कंट्रीब्यूशन भी नहीं दिया होगा, ज़ीरो कंट्रीब्यूशन होगा उस टाइम पर उनका, है ना। तो वो कह रहे हैं कि हम ये देखेंगे कि उस टाइम पर जो ज़ीरो कंट्रीब्यूशन अगर उनका हुआ है उनके एम्प्लॉयर से, तो हम उनको उस पीरियड का जो है पैसा दे देंगे, ठीक है। उसके जो अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स मिलने चाहिए थे उनको वो हम दे देंगे, ठीक है। इतना सा एक इशू हुआ है बस यहाँ पर।
तो ये हमारे आज के टॉपिक्स थे। आज आप अपने जो वीकली करंट अफेयर्स भी डाउनलोड कर लेना टेलीग्राम ग्रुप से। वील मीट टुमारो with new topics. Until then, goodbye and take care.